आज हम हेडलाइन से आगे बढ़कर गोल्ला विधानसभा चुनाव के नतीजों की तह तक जाएंगे। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक कहानी है। जमीनी लोकतंत्र की एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि वोटर क्या सोचते हैं और ज्यादा जरूरी क्यों सोचते हैं। आइए इस डेटा की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले गोला का फैसला यानी नतीजा क्या था, फिर जमीन से उठती आवाजों को सुनेंगे, इसके बाद जनादेश के पीछे के पैटर्न को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इस पूरे नतीजे का एनाटॉमी क्या कहता है। अंत में एक ब्लूप्रिंट फॉर गवर्नेंस और विश्वास का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गोहला यानी जनता का फैसला, वो शुरुआती आंकड़े जो इस पूरी कहानी की बुनियाद हैं। तो बात हो रही है हरियाणा के गोहला विधानसभा क्षेत्र की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक आरक्षित सीट है और यहाँ की सियासत वो सीधे सीधे यहाँ की मिट्टी और यहाँ के लोगों के मिजाज से जुड़ी हुई है। और ये रहा वो नंबर जिसने सबको चौंका दिया, 22,880। ये सिर्फ एक जीत का अंतर नहीं है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक जीत है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा मार्जिन आखिर बना कैसे? इसके पीछे की वजह क्या है? अब हम नतीजों के शोर से हटकर जमीन की खामोशी को सुनेंगे, वो आवाजें जो मिट्टी से गूंज रही थीं, क्योंकि उन 22,880 वोटों का राज इन्हीं आवाजों में छिपा है। ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी शिकायतें थीं जिन्होंने वोट का रुख मोड़ दिया। अब इस हीट मैप को देखिए, बिल्कुल साफ दिख रहा है। दो मुद्दे सबसे ऊपर लाल रंग में, कृषि संकट और बेरोजगारी। डेटा ये बता रहा है कि ये मुद्दे सिर्फ थे नहीं, बल्कि हर तरफ थे और इनका असर सबसे गहरा था। और जब हम थोड़ा और करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि कृषि संकट का मतलब था एमएसपी की चिंता, बढ़ता कर्ज और हाँ, अग्निवीर योजना से नौकरियों का नुकसान। बेरोजगारी मतलब पढ़े लिखे नौजवानों के लिए कोई मौका नहीं, और एससी समुदाय की अपनी मांगें थीं, आरक्षण को सही से लागू करना और जो भूमिहीन दलित हैं उनके कल्याण की बात। देखिए, जब हम इन शिकायतों को सुनते हैं तो ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं रह जाते, ये लोगों के जीवन, उनकी गरिमा से जुड़े सवाल हैं। हमारे संविधान का भी यही मूल भाव है कि हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार है और सार्वजनिक संवाद की जिम्मेदारी हम सबकी है। ये जानना कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं, यही तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब अचानक हुआ? नहीं, इन मुद्दों की, इन परेशानियों की अपनी एक हिस्ट्री है और गुल्हा के वोटर्स का मिजाज भी बड़ा दिलचस्प रहा है। तो चलिए इस जनादेश को समझने के लिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और ट्रेंड्स को देखते हैं। ये है 2024 की ताज़ा तस्वीर। कांग्रेस करीब 48.3% पर, साफ तौर पर विजेता। लेकिन यहाँ एक और बात गौर करने वाली है, बीजेपी का वोट शेयर भी करीब 31.2% है। ये एक मजबूत बेस है और करीब 9% वोट निर्दलीय उम्मीदवारों को भी मिले हैं, यानी खेल में और भी खिलाड़ी हैं। लेकिन वोट शेयर से भी ज्यादा चिंता की बात यह है, 2014 में जहां 81% लोग वोट डालने निकले थे, 2024 में ये आंकड़ा गिरकर 70% पर आ गया। 11% की गिरावट। तो क्या ये दिखाता है कि लोगों का सिस्टम से मोह भंग हो रहा है, या ये किसी तरह का साइलेंट प्रोटेस्ट है? ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस की कहानी तो यहाँ किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। देखिए, 2005 में 51.5% के शिखर पर और फिर 2019 आते आते 24.3% के बिल्कुल निचले स्तर पर, और फिर 2024 में ये जबरदस्त वापसी लगभग 48.3% पर। इससे एक बात तो साफ है, गोहला का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है, वो अपना मन बदलता है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की कहानी बिल्कुल अलग है। 2014 से पहले लगभग कोई वजूद नहीं, 2014 में पहली जीत दर्ज की और 2024 में हारने के बावजूद अपना वोट बेस 31% से ज्यादा पर बनाए रखा। मतलब बीजेपी अब यहाँ एक ऐसी हकीकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इतिहास और आंकड़ों को देखने के बाद अब आते हैं 2024 के इस नतीजे के एनाटॉमी पर। आखिर जीत के पीछे कैंडिडेट, कम्युनिटी और कैंपेन, इन सब का क्या रोल रहा? तो जीत का फॉर्मूला क्या था? 3 बातें साफ नजर आती हैं। पहली, कैंपेन बिल्कुल सही नब्ज पर था, किसान और बेरोजगारी। दूसरा, कास्ट कंसोलिडेशन, जो एससी समुदाय, वाल्मीकि और बाजीगर, उनको सफलतापूर्वक एक साथ लाया गया। और तीसरा, कैंडिडेट की अपनी छवि, एक आम आदमी, एक मैकेनिक जो नेता बना, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ।
अगर हम विजेता उम्मीदवार देवेंद्र हंस को देखें तो उनकी ताकत भी है और कुछ कमजोरियां भी। ताकत है एससी समुदाय से मजबूत जुड़ाव और एक साफ सुथरी भरोसेमंद छवि। लेकिन कमजोरी यह है कि उनके पास लंबा विधायी अनुभव नहीं है और वो पार्टी के संगठन पर काफी हद तक निर्भर है। एक और बात जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं वो है यहाँ की तीसरी शक्ति, निर्दलीय उम्मीदवार। ये लगातार 9 से 22% तक वोट ले जाते हैं। ये सिर्फ वोट काटने वाले लोग नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा दोनों बड़ी पार्टियों से नाखुश है। और यही वो सिनिसिज्म, वो निराशा है जिसे हराना ही असली चुनौती है। तो इस पूरे विश्लेषण से, इस डायग्नोसिस से अब हम प्रिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस डेटा को एक वर्केबल स्ट्रैटेजी में, एक गवर्नेंस के ब्लूप्रिंट में कैसे बदला जा सकता है। विश्वास बनाने का काम बातों से नहीं, एक्शन से होता है। तो ये है एक 90 दिन का एक्शन प्लान। पहला कदम, लिसन यानी सुनो। हर गांव में जन संवाद टीमें बनाओ। दूसरा कदम, प्रायोरिटाइज यानी प्राथमिकता तय करो। डेटा के आधार पर टॉप 3 मुद्दे पहचानो। तीसरा, ऑर्गेनाइज यानी संगठन को बूथ लेवल तक फिर से खड़ा करो। और चौथा, मोबिलाइज यानी लोगों को इन्हीं मुद्दों पर जमीन पर उतारो। लेकिन ये जमीनी काम तभी सफल होगा जब ऊपर से सही सपोर्ट मिले। लीडरशिप को 3 काम करने होंगे। पहला, रिसोर्स इंजेक्शन यानी संगठन को खड़ा करने के लिए पैसा और संसाधन देना। दूसरा, अलायंस डायनामिक्स यानी सत्ता विरोधी वोट बटे नहीं, इसके लिए सही तालमेल बिठाना। और तीसरा, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यानी हर महीने हिसाब लेना कि स्थानीय लीडरशिप काम कर रही है या नहीं। और देखिए, जब हम इन रणनीतियों की बात करते हैं तो ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है, ये शासन को बेहतर बनाने के लिए है। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत लोगों के डेटा और उनकी निजता का सम्मान करना भी इसी का एक हिस्सा है। लोगों से मिली जानकारी का इस्तेमाल उनकी समस्याओं को हल करने के लिए होना चाहिए, न कि किसी और मकसद के लिए। ये एक बुनियादी विश्वास की शर्त है। तो ये सारे आंकड़े, ये सारी स्ट्रैटेजीज, इन सबके केंद्र में क्या है? एक शब्द, ट्रस्ट यानी विश्वास। यही वो पुल है जो एक नेता और जनता को जोड़ता है। और इस पुल को बनाना और इसे मजबूत रखना, यही राजनीति का असल काम है। बात बिल्कुल साफ है, विश्वास राजनीति की मुद्रा है। ये छोटे छोटे कदमों से, लगातार और विश्वसनीय कार्यों के माध्यम से बनाया जाता है। ये रातों रात नहीं आता, इसे कमाना पड़ता है, रोज थोड़ा थोड़ा। तो फिर असली चुनौती किसी विरोधी को हराना नहीं है, असली चुनौती है उस निराशा को हराना जो लोगों के मन में घर कर गई है। सवाल यह है कि वो टूटा हुआ विश्वास, उसे दोबारा कैसे बनाया जाए। गुलाह का फैसला एक आईना है। ये साफ साफ दिखाता है, जनता उसी को इनाम देगी जो उसका दर्द सुनेगा, और उसे सजा देगी जो उसकी अनदेखी करेगा। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 084-2204-1602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।